हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का इतिहास अब कवर करने वाली हूँ, जो कि आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास लेके आई हूँ, जो भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री है वो लेके आई हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को एकदम क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये एनसीईआरटी सार संग्रह से ही मैं कवर करवा रही हूँ। और मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दी हूँ। जितना भी मैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह में था वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। करंट अफेयर्स मैं इस पीडी को फॉलो की हूँ, तो इस पीडी आपका अप टू जुलाई मंथ तक फास्ट रिवीजन सेशन कंप्लीट हो चुका है। और भी अदर फैक्ट्स, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी कंटेंट पे आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर समय अपडेट मिलता रहे। अभी दोस्तों एग्जाम आने वाला है बिहार का, बिहार एसआई दरोगा का एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी 67 प्रीलिम्स एग्जाम है। यूपीएससी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्जाम है। तो रेलवे का भी एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का। तो ये जो भी मैं बुक्स आपको कवर करा रही हूँ, ये गारंटी आपको हर मेरे वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हैं, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हर एग्जाम में आना है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास और प्राचीन भारत की ऐतिहासिक स्रोत। तो मैं आज आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री लेके चलूंगी, बस आप लोग सुनते रहे। हाई कान में हेडफोन लगा और स्पीड को तेज कर ले ताकि आप लोगों का जल्दी कम समय में ज्यादा से ज्यादा हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। प्राचीन भारत में इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी फर्स्ट बुक। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं, यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स कहलाते हैं। सिक्कों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है मुद्रा यानी कॉइन्स की स्टडी को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ का श्रेय किसे दिया गया था? तो प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ किया गया था डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा। डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में प्रातिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्रिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की हिस्ट्री। प्री मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट मतलब होता है आफ्टर। तो प्री हिस्ट्रिक इंडिया किसके द्वारा ये चीज कृति किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। चीनी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इन टू शब्द प्रयोग किया गया है भारतीयों के लिए, भारत के लिए स्पेशली। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र यानी इपिग्राफी कहा जाता है। इपिग्राफी कहा जाता है। देखिए, लिपि के विकास के अध्ययन के लिए पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपि जितना भी, लिपि मतलब क्या होता है? लिखावट। तो लिखावट का डेवलपमेंट, कि लिखावट अलग अलग तरह के उनका विकास के लिए पुरा लिपि विद्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्टडी किया जाता है पुरा लिपि विद्या को। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? अभिलेख मतलब होता है कि कुछ लिखावट रह गया है, किस लिखावट से प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा एक जगह है जहां पर जो अभिलेख लिखा हुआ है वहां पर भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? सुनियोजित इतिहास वी स्मिथ ने तैयार किया था। तो दोस्तों ये आपका स्टार्टिंग का आप लोगों को क्लियर हो गया। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। संबंधित भारत के जो जो भी आपका इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास सर्वप्रथम किस पुस्तक से ली गई थी? तो राजतरंगिणी। जो इम्पोर्टेंट है, पंचमार्क्ड कॉइन क्या है? उत्तीर्ण चिन्ह वाले पहले सिक्के कहलाते हैं, प्राचीनतम के सिक्के कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर प्राइम रोज को क्या है? प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ उन्होंने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्री हिस्ट्रिक भारतीय प्रागैतिहासिक का अध्ययन प्री हिस्ट्रिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की हिस्ट्री है। ये स्टुअर्ट पिगट की कृति है। चीनी यात्री भारत को क्या कैसे बुला पुकारते थे? तो इन तू के क्या पुकारते थे?
उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं लिपियों का स्टडी यानी लिपियों के विकास का अध्ययन करना पूरा लिपि विद्या कहलाता है। सर्वप्रथम भारत का नाम किस उल्लेख में किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो V.A. स्मिथ ने तैयार किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक प्री हिस्टोरिक, मैंने आपको बोला था प्री मतलब होता है बिफोर, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिकल पीरियड, यानी प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्रिक को कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक को कहा जाता है और ऐतिहासिक काल कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड को। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्रिक के बारे में जाने। मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक को कहा जाता है प्री हिस्टोरिक, 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक और 600 ईस्वी पूर्व के बाद और उसके पश्चात हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन, पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य एक मिनट, पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी जो भी एविडेंस बोला जाता है एविडेंस के नाम पे, प्री हिस्टोरिक का कोई भी लिखित हमारे पास एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोटो हिस्टोरिक का क्या, देखिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सकता वो जिस लैंग्वेज में है। नेक्स्ट देखिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, यानी दोनों तरह के एविडेंस है, लिखावट भी है और कुछ कुछ मतलब वैसा कुछ सामान भी, वैसा कुछ जगह भी देखा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास। ये देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का सोर्स को इन स्रोतों को यूज किया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत की प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संलंकन समलंकन करता किसे माना जाता है? तो समलंकन करता महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास को पाया जाता है। देखिए मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ, प्राचीनतम ग्रंथ के जितने भी वेद थे उन सबका एक जोड़ कॉमन करना, समलंकन करना मतलब होता है कॉमन बनाना, एक करना, इंटीग्रेट करना। तो वो कौन किए थे? महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास ने किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे इधर आ जाइए। प्राचीन भारतीय इतिहास, जरा सा रुकिएगा। हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक यानी पौराणिक मान्यता के हिसाब से भारत के प्राचीनतम राजा वेवस्वत मनु थे। वेवस्वत मनु, मनु के नाम से आप लोग जानते होंगे। वायु पुराण किस वंश के उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की आपको जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का कल्प सूत्र से, जैन धर्म का कल्प सूत्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश का, वायु पुराण से गुप्त वंश का। ठीक है, पौराणिक मान्यता से सबसे पहले राजा मनु थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग इधर भी देख लेते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को समलंकन करने वाले कौन थे? महर्षि वेद व्यास। ब्राह्मी लिपि किस विद्वान के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक ग्रंथ और विदेशी ग्रंथ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण, एक सेकेंड, मत्स्य पुराण, मत्स्य यानी मछली पुराण, ठीक है, मछली के बारे में। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से
संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी है लिपि है? खरोष्ठी लिपि, लिपि यानी लिखावट होता है, वो किस तरह की लिपि है? तो दाएं से बाएं की ओर पढ़ना, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर जाना। अभी हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बट खरोष्ठी लिपि में दाएं से बाएं की ओर जाया जाता है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से, नारद चित्र से गुप्त वंश की हमें जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति सबसे पुरानी पुरानी और प्रामाणिक स्मृति मतलब ग्रंथ मानी जाती है। शुंग काल के मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल के मानक ग्रंथ मनुस्मृति को कहा जाता है। तो देखिए मनुस्मृति का कितना सारा इंपॉर्टेंट है। एक शुंग काल के मानक ग्रंथ हो गए, एक सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाभारत से रिलेटेड क्या लिखा हुआ। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशवा आशवलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक, 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, ये कहाँ से मिला है? तो अश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है और इसमें 8800 श्लोक थे जिसका नाम था जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1,00,000 श्लोक हो गया और इस कारण इसे सत्य साहसी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है, यानी पुरालेख विद्या से क्या समझते हैं आप? तो पुरालेख विद्या का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। जो भी पिलर्स में कुछ भी लिखावट लिखा रहता था पहले दीवालों में, शिलालेख में, तो उनका अध्ययन करना, उनका स्टडी करना, उसको पुरालेख विद्या कहा जाता है। पुरा विशेष की महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को माना गया है, डार्विन को माना गया है। इबन बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है यात्रा वृतांत। यानी वो कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से किस जगह पे गया, ये पूरे यात्रा का व्याख्या देता है रेहला। रेहला प्रसिद्ध नाम का, रेहला से इसे मिलता है। हेवन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो हेवन सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार पटना में है, वहां पे इन्होंने अध्ययन किया था। चलिए अब हम लोग कुछ प्रमुख अभिलेख व शासक पढ़ेंगे। अभिलेख कहाँ पे किया गया था और उस समय कौन से शासक थे? चलिए हाथी गुम्फा अभिलेख देखिए कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा किया गया था। एहोल अभिलेख तो पुलकोशिन टू के द्वारा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामण के द्वारा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख तो समुद्रगुप्त के द्वारा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा। तो ये हो गया। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। शुंग काल याद रखिएगा। ह्वेन सॉन्ग ने अपनी यात्रा विस्तार किस पुस्तक में लिखी थी? किस वर्णन, किस पुस्तक में? तो सी यू की। इसके पहले आप लोगों ने देखा एक और क्वेश्चन था ह्वेन सांग का, देखिए यहाँ पे ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ह्वेन सॉन्ग का, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, वेन सॉन्ग अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में लिखी? तो सी यू की, यानी चाइनीज नेम है तो समझ में आ रहा होगा चाइनीज ही पर्सन है ये। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी, अल बरूनी। अब देखिए कुछ नोट है, ये बॉक्स के अंदर कुछ नोट्स दिया हुआ है। क्या है नोट्स? मोरक्को के यात्री इबन बतूता, यानी सबसे पहले तो ये समझ में आया कि इबन बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को के थे। इबन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के
दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी को नियुक्त किया था, यानी दिल्ली का काजी बना दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, किसको? इब्न बतूता से, इब्न बतूता को। और ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास की पता चलती है का पता चलता है? तो शुंग वंश का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास पता चलता है? तो शुंग वंश का इतिहास पता चलता है पतंजलि के महाभाष्य से। तो दोस्तों, अब देखिए, चीनी लेखकों का वर्णन कुछ किया गया है। कौन किए थे लेखक? उनका समय कब किया गया था? रचना का नाम क्या है? और यात्री का विवरण दिया हुआ है कि उन्होंने जो भी उन्होंने उनको लगा वो अपने अकॉर्डिंग वो लिखे हैं। तो लेखक फाहियान। फाहियान का हिस्ट्री में नाम आपने सुना होगा, ह्वेन सॉन्ग और इति संग। तो फाहियान का काल है ये 399 से 414, 399 से 414, 15 साल का कार्य है। और भारत दशा का विवरण किया गया है। भारत दशा का विवरण किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग विवरण उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेन सॉन्ग का 629 से 645 तक। शी यू की अभी बुक हम आपको बता दिए थे, शी यू की एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने पूरा अपना जो भी कहाँ कहाँ वो गए वो चीज का विवरण किया गया है। चलिए, इति संघ का देखते हैं। इति संघ का 673 से 675 का ईस्वी का है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं का आत्मकथा इन्होंने लिखा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फाहियान का देखते हैं। ये प्रथम चीनी यात्री थे। फाहियान कौन थे? प्रथम चीनी यात्री जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल में देव निर्मित बताया था। मतलब इन्होंने ये देखा, सबसे पहले ये चीनी यात्री प्रथम चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के काल में आए थे। और उन्होंने देखा कि जो बहुत कीमती कीमती चीजें वस्तुएं हैं, उनको बहुत सस्ते दामों में, कोड़ियों दाम में बेचा जा रहा था। और राजमहल में देव निर्मित बताया जाता है। राजमहल में देवों को देव से निर्मित बताया गया था। चलिए, वेन सॉन्ग के बारे में जानते हैं। इनका पूरा बुक जो भी इन्होंने दृश्य को एक्सप्लेन किया है वो सी यू की पुस्तक में इन्होंने लेख लिख दिया है। वैन सॉन्ग स्मार्ट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यानी ये विद्वान थे, प्लस ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। इन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य का उपाधि दिया था, प्लस इन्हें एक राजा, शाक्य मुनि, नीति की पंडित के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देते इति संघ। इति संघ बौद्ध भिक्षुओं के बारे में है। तो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख ईरान एडिक्ट्स में प्राप्त होता था। सती प्रथा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सती प्रथा को खत्म करने में किसका सबसे ज्यादा रोल है? भारतीय। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को काल बताऊंगी, जो पाषाण काल ये सब जो है वो मैं शुरू करूंगी। सब एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट और जल्दी जल्दी वीडियोस को प्रोवाइड करूं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।